म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो या फिर स्टॉक मार्केट में आपको पैसे बनाने हो, आज हम बात करने वाले हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। अब आप सोचेंगे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान तो एक तरीका है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का, लेकिन हम आपको बताएं कि स्टॉक में भी एसआईपी करके आप पैसा कमा सकते हैं। वो कैसे मुमकिन हो सकता है, और साथ ही आज हम एक एनालिसिस करेंगे स्टॉक मार्केट वर्सेस म्यूचुअल फंड का, और ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों में बेसिक अंतर क्या है, कौन से निवेशक के लिए स्टॉक मार्केट सही बैठ सकता है, कौन सा निवेशक म्यूचुअल फंड से पहले शुरुआत करे। इस पर तमाम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल होंगे दो खास मेहमान। परिचय करा देते हैं। हर्षवर्धन रुंगटा है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर रुंगटा सिक्योरिटीज से, और साथ ही हमारे साथ है स्टॉक एज के फाउंडर विवेक बजाज। विवेक और हर्षवर्धन दोनों का हम स्वागत करते हैं मनी गुरु की आज के इस खास पेशकश में। और क्या खास आज हम चर्चा करने वाले हैं, जरा सबसे पहले उसकी सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में खास तौर पर समझेंगे स्टॉक में एसआईपी कैसे करें, लंबी अवधि में कहां बनेगा पैसा, म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार, कहां है फायदा, नया निवेशक शेयर बाजार में क्या पैसे लगाए। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वैसे अपने अलग अलग शोज के जरिए हमने एसआईपी की खूबियों, इसकी खासियत के बारे में जानकारी जरूर ली है, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है हर्षवर्धन, आपसे मैं शुरुआत अगर करूं तो लोगों को बार बार काफी इंटरेस्ट करता है। और क्योंकि अभी हम फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में है तो कई लोग एसआईपी के जरिए निवेश की शुरुआत करने का भी प्लान बना रहे होंगे, इसलिए मैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से ही शुरू करती हूं। जब हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी की बात करते हैं तो ये निवेश का तरीका कैसे काम करता है? वेल स्वाति, आपने जो कहा कि ये जो एसआईपी है ये एक अपने आप में प्रोडक्ट नहीं है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। कई लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कोई अच्छा एसआईपी बताओ। सो एसआईपी अपने आप में स्कीम नहीं है, ये सिर्फ एक तरीका है जिससे आप हर महीने या हर 3 महीने से, हर 6 महीने से, कोई भी एक रेगुलर इंटरवल पे आप एक म्यूचुअल फंड की एक स्कीम में पैसा लगाते हैं। तो मान लीजिए आपने एक स्कीम, एक म्यूचुअल फंड की एक लार्ज कैप फंड या निफ्टी या सेंसेक्स फंड है जिसको आपने चुनाव कर लिया है कि आपको पैसे इस स्कीम में लगाने हैं। अब आप क्या करते हैं, आपके पास दो तरीके हैं इसमें जमा करने के। एक है कि अगर आपके पास पूरी एक मुश्त राशि है, मान लीजिए आपके लाख रुपए हैं, तो आप एक साथ वो पैसे उस स्कीम में लगा देते हैं, तो वो एक लमसम के रूप में चला जाता है। लेकिन एक दूसरा तरीका है कि आप उसे एसआईपी, मतलब हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स डेट को आप अपने फंड हाउस को बोल देते हैं, वो आपके अकाउंट से डेबिट करते रहते हैं। तो ये हो गया सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये करते क्यों है, उसके दो तीन कारण है। एक है कि क्योंकि आपको पैसे ही, आपकी कमाई, आपकी सैलरी या आपकी इनकम जो है हर महीने आ रही है, तो आप एक डिसाइड कर लेते हैं कि हर महीने इस तारीख को इतना अमाउंट मेरे अकाउंट से डेबिट होके वो चला जाएगा इस फंड की स्कीम में इन्वेस्ट होने के लिए। हो सकता है आपके पास लमसम पैसे ऑलरेडी हों, लेकिन फिर भी आप ये चाहते हैं कि मार्केट का जो एक्सपोजर है वो आप एक साथ ना लें। मार्केट उतार चढ़ाव करते रहता है, तो आपने अगर मान लीजिए एक साथ पैसे लगा दिए और मार्केट उसके बाद तुरंत गिर गया, तो आपको पूरी उस राशि पे आपको नुकसान होने लग जाता है। और क्योंकि हमें ये पता नहीं होता कि मार्केट किस दिशा में जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, हमें नहीं पता होता, तो हम एक काम करते हैं, एक लमसम होते हुए भी हम ये करते हैं कि हर महीने की एक छोटी रकम जमा करते हैं, ताकि मार्केट ऊपर जाए तो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, नीचे जाए तो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। लंबी अवधि पे जो एवरेज कॉस्ट आपका होगा वो काफी कम होगा कंपेयर टू अगर आपने शायद लमसम किया होता। तो ये एक कारण होते हैं कि लोग एसआईपी प्रेफर करते हैं। एक है कन्वीनियंस और एक है मार्केट को टाइम नहीं करें और वो हर महीने लगातार जमा करते हैं, ताकि आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिले। ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर किया हमारे तमाम निवेशक दर्शकों के लिए। म्यूचुअल फंड में एसआईपी एक तरीका है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का, वो अपने आप में एक प्रोडक्ट नहीं है, जैसा शुरुआत में हर्षवर्धन ने क्लियर किया। अगर आप एक नए निवेशक है, आपको मालूम होना चाहिए आप म्यूचुअल फंड में या एक मुश्त पैसा डालते हैं या सिस्टमैटिकली धीरे धीरे करके हर महीने एसआईपी करते हैं, 3 महीने या 6 मंथली। अब आप अगर शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं विवेक, ये एक लोगों में एक थॉट है, क्योंकि हमारा आज का शो करने का पर्पस ही यही है कि हम काफी चीजें क्लियर करें, कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर करें। शेयर बाजार में एक तो ट्रेडिंग के पर्पस से लोग जाते हैं और एक इन्वेस्टिंग के पर्पस से जाते हैं। हम इन्वेस्टिंग के पर्पस से करना चाहते हैं। लंबी अवधि में पैसे शेयर बाजार में भी बनते हैं, लंबी अवधि में म्यूचुअल फंड के जरिए भी पैसे बनते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली जो एसआईपी का कॉन्सेप्ट है शेयर बाजार के परिप्रेक्ष्य में कम ही लोगों को मालूम है।
इसलिए मैं चाहती हूं कि इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताइए। जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं, स्टॉक में भी एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट हो सकता है। क्या इसमें कुछ अंतर है एज कंपेयर टू जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, या ये लगभग सेम है? ये डिस्कशन को मैं इस तरह से डिवाइड करना चाहूंगा कि देयर आर 4 ब्रॉडर सेक्टर्स। एक हो गया वैल्यू सेक्टर, एक हो गया ग्रोथ सेक्टर, एक सिक्लिकल और एक मोमेंटम सेक्टर। मोमेंटम जनरली हम बात करते हैं जब कोई सेक्टर है, कोई स्टॉक है जिसमें अभी शॉर्ट टर्म मोमेंटम है, तो हम उसके अंदर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। बट वैल्यू इज जनरली जब किसी भी कंपनी के अंदर में कोई एम्बेडेड वैल्यू है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो वैल्यू अनलॉक होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आज ही का केस देखिए एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर में वैल्यू थी और मैनेजमेंट को वो वैल्यू दिखी, मर्जर हुआ, तो अब वो वैल्यू अनलॉकिंग का प्रोसेस चालू हो गया। दूसरा जो ग्रोथ है, ग्रोथ इज बेसिकली मोर कंज्यूमर ड्रिवन बिजनेसेस, तो ग्रोथ प्लेज ओवर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। और सिक्लिकल इज बिजनेस साइकिल्स ओरिएंटेड, तो कभी प्राइसेस नीचे जाएंगे या कभी प्राइसेस ऊपर जाएंगे। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट एसआईपी की बात करते हैं स्टॉक के अंदर में, लार्जली ग्रोथ वैल्यू के अंदर में हम एसआईपी करते हैं। सिक्लिकल में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और मोमेंटम के अंदर में भी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, क्या स्टॉक्स में भी एसआईपी होता है? यस, डेफिनेटली होता है। क्या टाइम बेस्ड एसआईपी करते हैं जैसे म्यूचुअल फंड में? आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर डेट, स्टैंडर्डाइज डेट पे काम करती है। यहाँ पर आप कोई भी डेट पकड़ सकते हैं। आप 1 तारीख पकड़ लीजिए, 5 पकड़ लीजिए, 10 पकड़ लीजिए, बिकॉज ये तो आप ही के कंट्रोल में है, तो आप कोई भी एक फिक्स डेट फिक्स कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है एसआईपी में, वो वैल्यू एसआईपी। मतलब सबने सिलेक्ट कर लिया कि ये 10 स्टॉक है जिसमें मुझे रेगुलर एसआईपी करना है। तो इन दैट सिनेरियो आप ये देखते हैं कि उस समय उन स्टॉक का वैल्यू क्या है, और से पी मल्टीपल जिसको हम यूज कर सकते हैं एज अ स्टैंडर्ड पैरामीटर ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू। तो जब भी पी उसका नीचे गिर गया है, तब आप क्वांटम ऑफ एसआईपी को बढ़ा सकते हैं। जब पी किसी स्टॉक का बहुत ऊपर है, तो आप क्वांटम ऑफ एसआईपी को कम कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में जब आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, बिकॉज वो 10 स्टॉक आप 12 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी कम है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, तो आपको कहीं ना कहीं वही स्पेसिफिक डेट पे या उसी फंड में बार बार एसआईपी करना होगा। ओके, इस पॉइंट से एक बात निकल कर आती है कि चाहे हम म्यूचुअल फंड में निवेश करें एसआईपी के जरिए या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करें, विवेक ने अलग अलग स्टेजेस के जरिए इसको अच्छे से समझाया कि जो एसआईपी होती है वो स्टॉक में कैसे आप कर सकते हैं और कैसे की जाती है। लेकिन जानकारी होना कितना जरूरी है। वैसे कहीं पर भी आप पैसे लगाएंगे, आपका अपना पैसा है, आपको मालूम होना चाहिए आप कहां पर पैसे लगा रहे हैं। लेकिन क्या एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट, हर्षवर्धन, म्यूचुअल फंड क्या एक आसान तरीका आप कहेंगे इन्वेस्ट करने का? बाजार में ही इन्वेस्ट है वैसे तो ये, लेकिन म्यूचुअल फंड का जरिया है। तो क्या आपका तर्क क्या होगा ये कहने का, जब लोग कहते हैं कि हाँ शुरुआत करनी है तो म्यूचुअल फंड से शुरुआत करो क्योंकि वो आसान तरीका है निवेश करने का? वेल स्वाति, ये बात सही है, क्योंकि आप मान लीजिए कि कई लोग, बहुत सारे इनफैक्ट जो मार्केट की जानकारी रखते हैं, वो बहुत ही कम लोग हैं जो मार्केट को समझते हैं और मार्केट की जानकारी रखते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि जो जानकारी नहीं रखते हैं वो इन्वेस्ट ना करें। सो एक मार्केट का एक जो हम इन्वेस्टर्स है, बहुत बड़ा एक ग्रुप है जिनको मार्केट के नीटी ग्रिटीज के बारे में, या कौन सी कंपनी को सिलेक्ट करना है, कौन सी कंपनी के शेयर खरीदें, कब बेचें, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन वो अपना पैसा मार्केट में लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए लगाना चाहते हैं। तो अगर आप ये नहीं जानते कि कौन सी कंपनी पिकअप करनी है, कब खरीदना, कब बेचना, और आपके लिए अगर ये काम कोई और एक प्रोफेशनल करके देता है आपको, तो आप मार्केट में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, लेकिन जो उसकी निटी-ग्रिटीज़ हैं, जो उसकी फाइनल डे टू डे मॉनिटरिंग वगैरह है, वो ज़िम्मा आपने किसी प्रोफेशनल को दे दिया, जो ये मैनेज करके आपको दे रहा है एक छोटी-सी फी के लिए। तो ये बहुत ही एक सुविधा है एक इन्वेस्टर के लिए कि एक लो कॉस्ट में आपको एक प्रोफेशनल सर्विस मिल रही है, और आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको उस स्कीम में पैसे लगाने हैं, और वो स्कीम एक प्रोफेशनली मैनेज्ड है। उसमें एक पूरी कंपनी है, उसकी पूरी रिसर्च टीम, सभी लोग एक ही काम में लगे हैं कि वो मार्केट को ट्रैक करते हैं और आपके बिहाफ में आपके पैसे उन कंपनियों में लगाते हैं। जब कोई कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है या कुछ ऐसा लगता है कि प्रॉस्पेक्ट अच्छे नहीं है,
तो वो पोर्टफोलियो के अंदर चेंजेस करते रहते हैं और उन कंपनी को निकाल के दूसरी कंपनी ऑटोमेटिकली ले लेते हैं। तो अगर कोई नया निवेशक है, वो मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहता है लेकिन आता नहीं कैसे करना, तो उनके लिए सबसे सुविधाजनक एक फैसिलिटी है कि आप एक कैटेगरी चूज कर लें म्यूचुअल फंड की। आपको लार्ज कैप में लगाना है, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, ये जो अलग-अलग ऑप्शंस हैं, आपको सिर्फ ये चुनाव करना है कि आप किस तरह की कंपनियों में पैसे लगाने हैं। एक बार आपने वो चुनाव कर लिया, आपने फंड हाउस सिलेक्ट कर लिया, तो उसकी स्कीम में आप सिर्फ आपको एक काम करना है कि पैसे जमा करने हैं। आगे का काम एक फंड मैनेजर कर लेगा। तो इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें कि अगर एक नया निवेशक बोलता है मुझे मार्केट के सारी कंपनियों को समझना है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उसमें एक ज़िंदगी लग जाती है लोगों को मार्केट समझने में। तो अगर समझ के आप मार्केट में आने की कोशिश करेंगे तो शायद आप बहुत टाइम तक नहीं आ सकें। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे एक इन्वेस्टर अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की जर्नी शुरू कर सकता है। इस पर मैं इनफैक्ट विवेक की राय लेना चाहती हूं, क्योंकि अब हर्षवर्धन ने तो अपना तर्क दिया म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर। क्या अगर हर कोई निवेशक ये सोचना शुरू कर दे, अरे मुझे तो बहुत समय लग जाएगा बाजार समझने में, तो शायद बाजार में निवेशक आए ही ना। तो आपके अनुभव से और आपकी इसमें राय क्या रहेगी? आप सहमत हैं हर्षवर्धन से या असहमत हैं? मैं सहमत रहूंगा बिकॉज व्हेन एनीवन इज स्टार्टिंग, कोई चालू कर रहा है तो उसको म्यूचुअल फंड से ही चालू करना चाहिए बिकॉज इट्स इजियर टू स्टार्ट। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि खाली आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते रहेंगे तो आप ऑब्वियसली कुछ फीस भी बेयर कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इवेंचुअली लोग खुद भी करें और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर कर लें कि म्यूचुअल फंड एसआईपी तो होता ही रहे, क्योंकि दैट इज आई थिंक अ फोर्स डिसिप्लिन। कि स्टॉक में जब आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो आप पोर्टफोलियो देखते हैं, मार्केट देखते हैं, इनएविटेबली आपको ब्रोकर का ऐप वो दिखाई देगा कि इतना प्रॉफिट चल रहा है, इतना लॉस चल रहा है, तो आप इंपल्सिव हो जाते हैं। वेरएज म्यूचुअल फंड के अंदर में एनएवी आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करता है जितना डायरेक्ट स्टॉक प्राइसेस करते हैं। तो वन शुड डेफिनेटली डू म्यूचुअल फंड एसआईपी। ये एक फोर्स डिसिप्लिन है जो सबके अंदर में आती है। बट जैसे जैसे आपका कैपिटल बेस बढ़ता है, चाहे आप और कैपिटल डाल रहे हैं मार्केट में या और पैसे कमा रहे हैं जिससे और कैपिटल बढ़ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा डायरेक्ट इक्विटी में भी डालना चाहिए। मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए कि ईटीएफ के अंदर में डेफिनेटली एसआईपी रहना चाहिए, बिकॉज ईटीएफ इज द मोस्ट नेचुरल एंड द मोस्ट पैसिव वे ऑफ पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। तो उसमें आपके ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कम है, एसेट मैनेजमेंट फीस भी कम है। तो ईटीएफ शुड बी पार्ट ऑफ योर फॉर योर एसआईपी। म्यूचुअल फंड मैनेजर को मैं अगर इन्वेस्ट करूंगा तो मैं उनको मिड कैप और स्मॉल कैप से उनके लिए पैसा दूंगा, बिकॉज उनको एनालाइज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। तो वो एक्सपर्ट उसमें है, तो मैं उनको दूंगा कि आप वहां पर मैनेज करिए और मैं उसमें एसआईपी करूंगा। और कुछ डायरेक्ट एक्सपोजर मैं लार्ज कैप टू मिड कैप स्टॉक्स जो मुझे समझ में आते हो, वो 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन आप कितना समय दे सकते हैं मार्केट को, मैं खुद भी मैनेज करना चाहूंगा। तो मे बी 20% of my portfolio, 20-25% मैं खुद करूंगा। ETF will become say 30-35% of my overall portfolio, और जो बैलेंस है तकरीबन 40% 45% वो मैं फंड मैनेजर को दूंगा, स्पेसिफिकली मिड कैप और स्मॉल कैप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए। हर्षवर्धन, जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करने की बात करते हैं तो जो प्रदर्शन है वो कितना मैटर करता है? क्योंकि चाहे आप बाजार में निवेश करें, चाहे आप म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करें, बहुत सारे पैमाने होते हैं निवेश के, लेकिन खास तौर पर प्रदर्शन को हम काफी ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं। वेल आपने एब्सोल्युटली सही चीज कही है कि अगर एक लेमैन इन्वेस्टर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो वो ये देखता है कि मैं कौन सी स्कीम उठाऊं जो स्कीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। सो अच्छा परफॉर्मेंस का जो पैरामीटर होता है वो तुरंत में देखेंगे कि पिछले 1 साल या 3 साल या 5 साल में किसने अच्छा रिटर्न दिया है और उसमें वो स्कीम में वो पैसे जमा कर देते हैं। लेकिन स्वाति ये एक तरीका नहीं है, मतलब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। कोई डाउट नहीं है कि आखिर में हम कितनी बातें कर लें, आखिर में परफॉर्मेंस ही है जो दिखना चाहिए। सो परफॉर्मेंस एक पैरामीटर जरूर है, लेकिन ये बाय इटसेल्फ अपने आप का ही एक पैरामीटर नहीं है। मैं समझाता हूँ किस कारणों से आपको एक चीज देखनी चाहिए। मान लीजिए एक फंड हाउस है जिसकी एक पर्टिकुलर स्कीम है जिसने लास्ट के 1 ईयर, 3 ईयर्स और 5 ईयर्स में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आप बारीकों में जाके देखेंगे तो 2-3 चीजें अगर दिखेगी आपको कि लास्ट 1 साल में ही बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, उसकी वजह से उनका 3 साल और 5 साल का एवरेज भी अच्छा हुआ है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो शायद आपको उसमें स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये ऐसा दिखाता है, दर्शाता है
कि लास्ट 1 ईयर में शायद उन्होंने कोई ऐसी एक कंपनी का या एक 3-4 कंपनियों की इन्वेस्टमेंट की थी जो बहुत अच्छा कर गई, और वही उनकी 3 साल और 5 साल का एवरेज अच्छा कर दिया। तो आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि मार्केट के अलग-अलग साइकिल्स में, जब मार्केट ऊपर था तब एक पर्टिकुलर स्कीम ने कैसा परफॉर्मेंस किया, जब मार्केट नीचे था तब उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस किया। तो हर पहलू से आपको देखना है। आपको ये देखना है कि उसका फंड मैनेजर कौन है, एक पर्टिकुलर स्कीम का जो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो फंड मैनेजर का एक्सपर्टीज क्या रहा है, वो कितने सालों से इस बिजनेस में है। आपको फंड हाउस को भी एनालाइज करना है। मान लीजिए एक फंड हाउस है जिनकी 15 इक्विटी स्कीम्स हैं। आपको देखना है कि 15 इक्विटी स्कीम्स अगर वो चला रहे हैं, उनमें से कितनी स्कीम्स ने अपने बेंचमार्क और पीयर्स को बीट किया है। ये नहीं कि खाली एक स्कीम को आप देख रहे हैं। सो ओवरऑल एक इक्विटी इन्वेस्टिंग कल्चर का आपको पता चलेगा। कई रेशियोज हैं जिससे आप उनका ना फंड को एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी जानकारी रखते हैं तो आपके पास शार्प रेशियो है जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि रिस्क रिटर्न रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना है आपका। आप स्टैंडर्ड डिविएशन देख सकते हैं, कंसिस्टेंसी आपको पता चलेगी। आप सॉर्टिनो रेशियोज देख सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि जब मार्केट नीचे जा रहा था तो फंड हाउस ने कैसे ये डाउनवर्ड ट्रेंड को ज्यादा प्रोटेक्ट किया। तो बहुत सारे पैमाने हैं, सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है। याद रखिए, आप एक मैराथन रेस जीतने की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि कौन पूरी जर्नी में कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। ये नहीं कि एक 100 मीटर्स की रेस है तो लास्ट 100 मीटर्स किसने बहुत तेज दौड़ा। तो यस, आपके सवाल का जवाब देने के लिए कि परफॉर्मेंस आपको देखना है, नो डाउट, लेकिन उसे साथ में कंपेयर करिए और उसमें और भी पहलू जोड़िए कि कंसिस्टेंसी क्या लॉन्ग टर्म में कैसी रही है, फंड मैनेजर और फंड हाउस ने ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस दिया है। ये बहुत सारे पैमाने हैं जिसको देखकर समझकर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना होता है। अब आप अगर सोच रहे होंगे, हमें तो लगा था म्यूचुअल फंड में निवेश करना बहुत ही आसान और सरल है, इसमें भी आपको जानकारी चाहिए और स्टॉक मार्केट में तो चाहिए ही चाहिए। अब विवेक, मुझे एक बात बताइए कि जब हम खास तौर पर शेयर बाजार में निवेश की बात करते हैं, खास तौर पर पिछले 2 साल में 2020 के बाद से जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ खोया भी है, बहुत कुछ पाया भी है, क्योंकि इतना ज्यादा अप एंड डाउन बाजार के पूरे इस मूवमेंट में हमें देखने को मिला है, खासतौर पर कोविड के बाद वाली स्थिति में। तो इसको ध्यान में रखते हुए बाजार में एंट्री का टाइम या कोई अच्छा स्टॉक चुनना हो तो किन बातों का ख्याल रखना है? मैं जस्ट एक बात कहना चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड में भी रिसर्च और एनालिसिस तो करनी पड़ेगी और स्टॉक में भी करना पड़ेगा। तो क्यों ना स्टॉक में भी किया जाए, क्योंकि रिसर्च बिना किए तो ना वहां पैसे बनेंगे ना यहाँ पैसे बनेंगे। और ये मार्केट में अगर 2020 से अपने देखें तो अगर आप स्टॉक में भी एसआईपी कर रहे थे तो जो मार्केट की उतार चढ़ाव है, हर फॉल के अंदर में आपने री इंटर किया होगा और आज के रेट में आप लास्ट 2 साल में अच्छे प्रॉफिट पे बैठे होंगे। तो द ब्यूटी ऑफ स्टॉक इन्वेस्टिंग इज दैट अगर आप सही स्टॉक पकड़ लें और उनमें रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करते रहें तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं भी कम रिटर्न मिलेंगे विज़ अदर म्यूचुअल फंड्स। मेरा पर्सनल मानना है। तो नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन कि क्या क्या हमको देखना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा कि अल्टीमेटली ये पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट है इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल स्टॉक। अगर हम एक एक स्टॉक को इवेल्युएट करेंगे तो ऑब्वियसली मार्केट में 5000 से ज्यादा स्टॉक लिस्टेड है, 1000 से ज्यादा स्टॉक्स है जिनमें एक्टिविटी है। तो बहुत डिफिकल्ट होता है हमको कि हम कोई भी एक स्टॉक या 2 स्टॉक को पेन डाउन कर सकें। तो हर इंडिविजुअल का एक रिस्क एपिटाइट है और रिस्क एपिटाइट के आधार पे आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट पे फोकस करते हैं। अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव हैं तो आप लार्ज कैप पे ज्यादा अपना एक्सपोजर रखेंगे, मिड कैप पे रिलेटिवली कम, स्मॉल कैप पे ना के बराबर। अगर आप एग्रेसिव हैं तो आप ऑब्वियसली मिड कैप पे ज्यादा एक्सपोजर रखेंगे, स्मॉल कैप में थोड़ा और लार्ज कैप में कम। तो हर इंडिविजुअल का रिस्क एपिटाइट उसका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट को डिसाइड करेगा। और स्टॉक इवैल्यूएशन इज अ साइंस और उसमें बिजनेस को इवैल्यूएट करना, फाइनेंशियल डेटा को देखना और एक फ्यूचर बिजनेस प्रोस्पेक्ट को इमेजिन करना, जो कि फंड मैनेजर बहुत अच्छे से करता है बिकॉज फंड मैनेजर हैज बेटर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। सो ये फ्यूचर एस्टिमेट करने का काम एक इंडिविजुअल के लिए डिफिकल्ट होता है, लेकिन पास्ट और वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना या जज करना ये इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर कोई सीख के समझ के काम करना चाहे तो। बिल्कुल, सीखना, समझना, रिसर्च करना दोनों म्यूचुअल फंड में भी निवेश करने के समय आपको करना है और स्टॉक मार्केट में अगर आपने ठान ली है कि हाँ मुझे निवेश करना है तो रिसर्च कर लीजिए, कंपनी के बारे में जानिए, समझिए,
निवेश करना कैसे है, क्यों आप कर रहे हैं निवेश, आपका लक्ष्य क्या है, ये जानना जरूरी है। और इनफैक्ट लक्ष्य से मुझे ध्यान में आया हर्षवर्धन, जब हम एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, हमारे पास माइंड में क्लियर कट गोल होता है कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर गोल के लिए एसआईपी करनी है। शायद वो इसीलिए जो म्यूचुअल फंड का एक तरीका है निवेश करने का, वो पॉपुलर भी है और लक्ष्य में पहुंचने के लिए काफी ज्यादा आसान भी है। जी हाँ, सो स्वाति, अगर हम बात कर रहे हैं, निवेशक जब कोई पैसे लगाना शुरू करता है और अगर वो एक लक्ष्य लेके चलता है, वो कहते हैं कि भाई मुझे ये पैसे जो है वो 10 साल या 15 साल या कोई भी टाइम पीरियड लें कि इस पर्पस के लिए यूज करना है। तो क्या होता है, एक साइकोलॉजिकली ना एक आदमी बंध जाता है उससे। आप अगर रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं, आपको पता है कि रिटायरमेंट तो होने ही वाला है, एक ना एक दिन रिटायरमेंट आप रिटायर्ड होंगे और उस समय आपको पैसों की जरूरत पड़ने ही वाली है। आपकी जो इनकम है वो बंद हो जाएगी, तो आपकी डे टू डे खर्चे कहाँ से निकलेंगे। तो अगर ये सोच के आपने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुरू किया और ये कहते हैं कि जब तक मैं कमा रहा हूँ, मैं हर महीने की एक छोटी रकम साइड में रख दूंगा रिटायरमेंट पर्पज के लिए, तब जब आप उसमें ये सोच के अगर शुरू करते हैं, तो मान लीजिए अगर बीच में ऐसा लगता है कि एक छुट्टी के लिए जाना है, आपको कुछ बड़ी गाड़ी खरीदनी है, तो आपके मन में आपको एक बार ये संकोच होगा कि भाई अगर ये पैसे निकाल लूंगा मैं इस पर्पज के लिए, तो मेरे रिटायरमेंट के टाइम क्या होगा। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें, उसे कोई ना कोई एक गोल के साथ अटैच कर लें तो बेटर होगा, क्योंकि आप एक बहुत फोकस्ड मैनर में इन्वेस्ट कर पाएंगे। दूसरा एडवांटेज अगर गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टिंग का ये होता है कि अगर आपको पता है कि किस चीज के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसके हिसाब से अपना एक प्रोडक्ट बास्केट बना सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि मुझे गाड़ी 1 या 2 साल के अंदर एक गाड़ी खरीदनी है, तो आप 1 या 2 साल के हिसाब से प्रोडक्ट चुनेंगे। आप उसमें सिर्फ इक्विटी नहीं चूज कर सकते, क्योंकि इक्विटी शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। तो आप उसके लिए शायद कोई डेट फंड या कोई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड टाइप का प्रोडक्ट चूज करेंगे, जहां की आपको शॉर्ट टर्म में आपको वॉलेटिलिटी कम हो और लिक्विडिटी ज्यादा हो। और लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो आप इक्विटी चूज करेंगे। तो लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारी उस लक्ष्य तक पहुंचने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। विजा विजा अगर कोई दूसरे इन्वेस्टर को देखें, कहते हैं भाई पैसे हैं, चलो कहीं ना कहीं लगा देते हैं, तो वो निकल के तुरंत ऐसे ही जाएंगे जैसे आपने जमा किया। तो यार लक्ष्य को देख के अगर इन्वेस्ट करें, तो एक अच्छी तरह आप उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए अपनी राह पे चल पड़ते हैं। क्योंकि गोल्स की यहाँ पर बात हो रही है, आपको लगता है कि निवेशकों को अभी भी लगता है कि अगर गोल बेस्ड प्लानिंग करनी है तो म्यूचुअल फंड का रास्ता सही है, अगर पैसे बनाने हैं तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया जाए? मार्केट को अच्छी तरह समझते हैं और आप ये जानते हैं, और ये विवेक से सवाल है। ओके, सो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग में आई थिंक म्यूचुअल फंड बहुत फिट बैठता है, बिकॉज इतने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है। आप सिर्फ इक्विटी की बात कर रहे हैं, डेट भी है, फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स है, देन यू हैव गोल्ड ईटीएफ। तो वैरायटी इतना है कि आप अपने गोल को प्रॉपर्ली साइंटिफिकली मैप कर सकते हैं, और वहीं पे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, जो आपको प्रॉपर मैपिंग करके देते हैं आपके गोल के साथ में। इक्विटी डायरेक्ट एक्सपोजर इज फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, जहां पे आप शायद उसको एक स्पेसिफिक गोल के साथ में नहीं टैग करते हैं, आप उसको एक लॉन्ग टर्म वेल्थ गोल के रूप में ही मानते हैं कि मुझे CAGR सर्टेन जनरेट करना है इतना कैपिटल पे, और वो परपेचुअल होगा। वो कभी भी ये नहीं होता है कि मुझे सिर्फ 4 साल के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करना है या 10 साल के लिए करना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज लिटरली यू आर इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस, और कोई भी एक बिजनेस चालू करता है तो एक टाइम पीरियड के लिए नहीं करता है कि मैं 4 ही साल के लिए कर रहा हूँ या 10 साल के लिए कर रहा हूँ। तो इक्विटी में जब आप इन्वेस्ट करो, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इतना शॉर्ट टर्म गोल्स या मिड टर्म गोल्स की सोचनी चाहिए। उसके लिए म्यूचुअल फंड परफेक्ट है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी परफेक्ट है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपने काफी हद तक विवेक हमारे शो को समअप किया कि गोल बेस्ड प्लानिंग करनी है, आपको अपने अलग अलग शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लक्ष्यों को पूरा करना है, एज वेल एज वेल्थ क्रिएशन के लिए म्यूचुअल फंड परफेक्ट है, और पैसे बनाने हैं, वेल्थ क्रिएशन भी करना है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी जगह पैसे लगाने हैं, रिसर्च के साथ आप शेयर बाजार में भी पैसे लगा सकते हैं। दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं, आपको समझना है कि आपके लिए क्या सही और जरूरी है, क्योंकि सोच समझ और जो रिसर्च है दोनों में लगेगा। बहुत धन्यवाद करेंगे हर्षवर्धन आपका, और साथ ही विवेक आपका भी हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल हुए। मनी गुरु के आज की इस खास पेशकश पे बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।